Hello friend, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 5, admission of a partner. Before start this chapter, we will remember chapter number 4 and its name is reconstruction of partnership. There is we discuss about which are reasons for reconstruction of partnership or partnership form. We discuss about there is 3 reasons. It means that there are 3 reasons. First one is changing profit and loss sharing ratio. Second one is uh, admission of a new partner. Third one is retirement of a partner or death of a partner. It means कि these 3 reasons के कारण हम अपनी पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. ओके, यानी कि ड्यू टू दिस रीजन we reconstruction our partnerships. Okay, it means when we reconstruction our partnership or partnership form, that time we find out new profit loss ratio. Okay, new profits एंड लॉस शेयरिंग का जो रेशियो है वो हम फाइंड आउट करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सपोज मान लो कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का रेशियो चेंज है तो वो तो किसी को ज्यादा मिलेगा तो किसी का हिस्सा कम होगा. ओके, वैसे ही किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपना शेयर अपना सेक्रीफाई करेंगे और वो सेक्रीफाई न्यू पार्टनर के लिए गेन होगा. ओके, और जब पार्टनर रिटायर हो जाते हैं या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो शेयर है वो जो बाकी बचे पार्टनर्स है यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको मिलेगा. इट मीन्स कि हमें न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके साथ साथ हमें जो हमारी असेट्स और लायबिलिटीज है वो भी हमें रिवैल्यूएट करनी पड़ेगी. ओके, और ये उसके साथ साथ हम सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करते हैं. यानी कि इट मीन्स पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन कब किया जाता है? जब रेशियो का चेंजेस होना यानी कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होना होता है तब, या कोई पार्टनर्स का न्यू एडमिशन होता है तब, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तब हम इन 3 रीजन के कारण हम अपनी जो कंटिन्यू पार्टनरशिप्स है वो चेंज करते हैं. ओके, इसमें से जो पहला रीजन है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो का चेंजिंग का जो रीजन है वो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया है. ओके, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. ओके, दिस इज द वन रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. और उसके बाद वाले यानी कि 6 चैप्टर में हम रिटायरमेंट पार्टनर्स का जो रिटायरमेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है तो कैसे हम उसके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो हम चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे. ओके, और चैप्टर नंबर 7 में क्या सीखेंगे? तो ये पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन कर देनी है, हमें इसका अंत कर देना है तो कैसे करते हैं वो हम चैप्टर नंबर 7 में सीखेंगे. यानी कि चैप्टर नंबर 4 से 7 कंटिन्यू चैप्टर्स है. ओके, so today we will discuss about in this video theory of admission of a new partner. Now let's start its theory. It means that it's a introduction what is admission of a partner. Okay, admission of a partner means reconstruction of the partnership. With the admission of a partner, the existence agreement comes to an end and a new agreement among the old partners यानी कि among the all the partners including the new partners comes into existence. It means कि जो पार्टनर्स का एडमिशन है उसके कारण हमें पार्टनरशिप की रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और पार्टनरशिप की रिकंस्ट्रक्शन के साथ ही जो एग्जिस्टेंस यानी कि जो ओल्ड पार्टनरशिप है उसका अंत हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप है जो सारे पार्टनर्स के बीच की न्यू पार्टनरशिप है वो अब अस्तित्व में आ जाएगी. ओके, यानी कि जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब क्या क्या लेके आता है? वो कैपिटल यानी कि द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर्स इज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, गुडविल एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन. इट मीन्स कि वो किन शर्तों पे हमारे पार्टनरशिप में एडमिट होता है कि वो
अपने हिस्से की जो कैपिटल है वो लाएगा। देन गुडविल का जो हिस्सा है उसके कारण उसे जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है वो भी उसे लाना पड़ता है। ओके, यानी कि when the new partners on joining become liable for the liabilities of the firm, and he is also entitled to have a share in the assets and profit of the firm। यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर्स एडमिट होता है तो वो उसके एडमिशन के साथ उसमें मिल्कियत और जो असेट्स है और जो लायबिलिटीज है वो उसे उसमें हिस्सा मिलता है, और जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी उसे मिलता है। ओके, हाउ इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म? So it's Section 31 of the Indian Partnerships Act 1932. According to this act, provide that a new partner shall not be admitted in the firm without the consent of all the existing partners। ओके, यानी कि और सारे पार्टनर्स की जो कंसर्ट नहीं है, यानी कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, तो कोई भी पार्टनर्स एडमिट नहीं हो सकता है अनलेस इट हैज बीन एग्रीड अदरवाइज बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट मीन्स ये दो रीजन के कारण, ये दो जो प्रोवाइड किया है इंडियन एक्ट में, उसी के कारण हम उससे ही फॉलो करके हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं इन अ फॉर्म में। ओके, यानी कि इफ ऑल एग्जिस्टेंस पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि ओके न्यू पार्टनर्स लेते हैं हम, तो ही न्यू पार्टनर को हम किसी भी फॉर्म में एडमिट कर सकते हैं। ओके, जिस फॉर्म के पार्टनर से वो चाहते हैं तब भी। और दूसरा जो है प्रोविजन क्या है कि दूसरी प्रोविजन है कि इफ अ प्रोविजन is there in the partnership agreement for admission of a new partner, यानी कि जब भी हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं रिटर्न फॉर्म में, तो उसमें एक प्रोविजन होनी चाहिए ये एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स की, तभी हम अपनी फॉर्म में न्यू पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वाई वी नीड न्यू पार्टनर्स? ओके, न्यू पार्टनर्स की जरूरियात क्यों है? सो दीज आर द रीजन, देयर इज 5 रीजन फॉर अ न्यू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, फर्स्ट वन रीजन इज द नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल, यानी कि हमें ऐसी कोई रिक्वायर हुई है कि हमें मोर कैपिटल फंड चाहिए, हमारी जो कैपिटल है उससे ज्यादा चाहिए, यानी कि व्हेन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स फॉर्म नीड मोर additional capital, that time we admit a new partners। okay, then second one reason is require additional managerial ability, यानी कि हमारे जो बिजनेस है, जो हमारा फॉर्म है, उसे प्रॉपर सही तरीके से चलाने के लिए हमें मैनेजर एबिलिटी चाहिए, यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके ऐसी कोई पर्सन, ऐसा कोई पर्सन चाहिए, तो तब हम एक कोई न्यू पार्टनर से जो ऐसा कर सकता है कि फॉर्म को अच्छी तरह ज्यादा प्रॉफिटेबल के साथ साथ फॉर्म को बिजनेस को चला सकता है, ऐसी एबिलिटी किसी पर्सन की चाहिए, तो तब हम वो पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिशन दे सकते हैं। ओके, देन थर्ड वन इज कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर्स और डाइज, यानी कि जो कंटिन्यू पार्टनर से वो रिटायर हो जाए और उसकी डेथ हो जाए, तब भी हमें न्यू पार्टनर्स एडमिट कर सकते हैं। ओके, देन ऑफ नीड ऑफ स्किल, यानी कि कोई ऐसी चीज का हम व्यापार कर रहे हैं जिसमें स्किल चाहिए प्रॉपर, जैसे कोई केमिकल का व्यापार कर रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल है, हम कैपिटल के साथ बिजनेस कर रहे हैं, पर ऐसे केमिकल के साथ काम करना है जिसमें प्रॉपर स्किल के साथ काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? ऐसी जो स्किल केमिकल के बारे में प्रॉपर स्किल रखता है वैसे कोई पर्सन को हम पार्टनर बना लेते हैं, तो जो यानी कि हमारी वो
स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। ओके, यानी कि नीड ऑफ स्किल के लिए भी हम न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं। ओके, देन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि वर्कलोड ज्यादा है, मान लो कि 2 पार्टनर्स है और उनका बिजनेस इतना एक्सपांड हुआ है कि अब उनसे संभाला नहीं जाता, यानी कि उन्हें कोई नए पार्टनर्स की अभी रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, वो एक न्यू पार्टनर्स लेंगे और उससे उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, यानी कि ये 5 रीजंस के कारण एडमिशन, न्यू पार्टनर की एडमिशन की जाती है। Now, due to admission of a new partner in the firm, what is the changes during the admission, यानी कि जब हम पार्टनर किसी पार्टनर को फॉर्म में एडमिशन देते हैं तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, क्या करना पड़ता है। ओके, देयर इज अ फर्स्ट वन इज चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स के चाहे वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करना होता है, या चाहे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है, या ओल्ड पार्टनर्स रिटायर या डेथ होते हैं, ये तो हमें करना ही होता है कि प्रॉफिट लॉस का न्यू शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, यानी कि उसमें चेंज आता है। ओके, देन सेकेंड वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि असेट्स और लायबिलिटीज की फिर से रिवैल्यू करनी होती है। कभी कोई असेट्स की वैल्यू ज्यादा बताते हैं तो कई असेट्स की बुक वैल्यू कम भी हो जाती है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन करना होता है। ओके, देन अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर आने से कौन कौन सी अकाउंटिंग इफेक्ट होगी वो भी हमें यहाँ पर राइट करते हैं। ओके, देन अकाउंटिंग इफेक्ट और एंट्रीज ऑफ गुडविल, यानी कि न्यू पार्टनर के एडमिशन से गुडविल में क्या इफेक्ट होती है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, वो भी उसमें भी एक चेंज आता है। ओके, देन अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स। इट मींस हमारा जो इकट्ठा हुआ फ्रेंड्स, व्हेन वी काउंट दिस सम्स, यानी कि इसमें से 8 मार्क्स का एक सम आता है, तो हम उस सम से ड्यूरिंग द एडमिशन वाला जो सम्स है उसमें हम क्या करते हैं, कैसे वो सम को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम उसमें रेवल्यूशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी कि हम रेवल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। देन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन कैश और बैंक अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट्स हम प्रिपेयर करते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द एडमिशन वी प्रिपेयर रेवल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनर की कैपिटल और करंट अकाउंट्स कब बनानी होती है वो हमें पता है, यानी कि जब भी फिक्चुएशन मेथड से हम कोई सम्स काउंट कर रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे ओनली कैपिटल अकाउंट्स ही बनानी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, तो तब हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। ओके, कीप इन योर माइंड कि व्हेन वी प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट्स एंड व्हेन वी प्रिपेयर बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ओके, नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि व्हाट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, so we know that fixed assets are recorded in the books of the firm at cost less depreciations, यानी कि हम जब भी हम बैलेंस शीट्स में जो असेट्स शो ऑन करते हैं वो डेप्रिसिएशन कट करके लिखते हैं। ओके, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मे बी मोर और लेस देन द इट्स मार्केट वैल्यू। ओके, and some assets may be not have been recorded in the books, यानी कि जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तब हमारी एसेट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक में लिखी वैल्यू दोनों में से दो में डिफरेंट होता है, यानी कि लेस भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है, और कई सारी एसेट्स ऐसी होती है जो रिकॉर्ड भी नहीं की होती है। ओके, सेम थिंग्स इज पॉसिबल इन द केस ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि
actual amount payable may be more or less than the its book value. Okay, new partners is not entitled to receive any share in the profit due to these changes in the valuation of assets and liabilities till the date of his admission. Okay, he will also not share such loss. Okay, due to this reason, therefore assets and liabilities are revalued at the time of the admission of a new partner to record the changes in the value of assets and liabilities on the account of their revelations, and it's called revelation account. Okay, it is opened in the accounting books. Okay, and it is also called the profit and loss adjustment account because of we make a like this account like a profit loss account. ओके, ये अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा ही है. सो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं. ओके, change in the value of assets and liabilities are recorded in this account. It means कि when we have get it there at the prepare this account of the end, इस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तब एंड में हमें जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस गेट इट होता है वो हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. ओके, सो इस अकाउंट में क्या आता है, तो ये अकाउंट में जो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होती है वो राइट करते हैं. वैसे ही हम लायबिलिटीज की जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो राइट करते हैं. आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस हो या इनकम हो, एक्योर्ड इनकम हो, वो भी राइट करते हैं. बैड डेब्ट्स हो, प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड प्री रिसीवेबल इनकम भी हम यहीं पे राइट करते हैं. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड असेट्स भी हम यहीं पे राइट करते हैं. ओके, यानी कि इस अकाउंट की डेबिट साइड्स पे हम लॉस राइट करते हैं चाहे वो किसी भी तरह का लॉस हो, और क्रेडिट साइड पे हम प्रॉफिट राइट करते हैं. वो प्रॉफिट हमें जिसमें से भी मिला है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं, और जो डिफरेंस आता है वो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है. ओके, सो हम पहले डेबिट साइड देखेंगे कि डेबिट साइड पे क्या क्या आता है. तो डेबिट साइड पे डिक्रीज इन असेट्स वैल्यू, यानी कि कोई भी असेट्स हो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है कि व्हेन द असेट्स वैल्यू इज डिक्रीज it means we have their loss. Okay, and it is recorded in revaluation accounts at debit sides. Then increase the liabilities value, यानी कि कोई भी liabilities की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कहाँ पे आती है वैल्यू liabilities हमारी इंक्रीज हुई, इट मीन्स हमें लॉस हुआ है ना. सो इट इज recorded at the debit sides of revaluations account. Then outstanding expense, it is also our loss. Okay, because of expense always our loss, and outstanding यानी ये हमारी liabilities increase करती है. Then bad debts reserve और discount reserve on debtors, ये दोनों भी हमारी जो लॉस है. बैड डेब्ट्स यानी कि हमें हमारे जो डेप्टर्स थे, मान लो कि हमारे डेप्टर्स 10,000 के थे और हमें 1,000 की बैड डेब्ट्स रिजर्व रखा है, यानी कि हमें ऐसा शक है कि इन फ्यूचर में हमें 1,000 नहीं मिलने हैं, तो उसके लिए जो रिजर्व किया है वो और डिस्काउंट रिजर्व है वो भी हमारा एक तरीका लॉस है, तो हम वो रेवल्यूशन अकाउंट्स के डेबिट साइड्स पे राइट करेंगे. ओके, एंड दोज असेट्स दोज liabilities which are not recorded on the books, यानी कि unrecorded liabilities also record in revaluation accounts debit sides. Okay, then जो डेबिट साइड्स पे डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट कहलाता है. प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि ओल्ड जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है उसमें हम प्रॉफिट उस रेशियो के हिसाब से हम जो प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ओके, एंड लेट्स सी द क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड इट मीन्स आवर प्रॉफिट साइड. सो प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है. ओके,
यानी कि when the assets value is increased than the book value, that time we have profit. Okay, so increase in assets value we recorded at the credit sides of revelations account. Same way its opposite, डिक्रीज इन लेबिलिटीज वैल्यू, यानी कि हमें लेबिलिटीज पे करनी थी, उसमें डिक्रीज हुआ। यानी कि मान लो कि 10,000 के क्रेडिटर्स थे और अब हमें 500 के क्रेडिटर्स को पैसे नहीं पे करने हैं, तो जो 500 का डिक्रीज हुआ ना, वो हमारा प्रॉफिट है। ओके, देन आउटस्टैंडिंग या एक्योर्ड इनकम, कि अभी हमें हमारी इनकम हो गई है पर मिली नहीं है, ऐसी जो इनकम है वो तो हमारा इन फ्यूचर में प्रॉफिट ही है ना। सो रिकॉर्ड हियर ऑन द एट द क्रेडिट साइड्स। ओके, देन प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि हमें अभी पे नहीं करना था कोई एक्सपेंस, पर हमने पहले से पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया है, तो वो एक्सपेंस भी हमें हमारी एक तरह की प्रॉफिट है, एक तरह की इनकम है। ओके, देन अनरिकॉर्डेड असेट्स, unrecorded assets, it means automatically our assets increase, and our assets increase, it means it is our profit, and profit we recorded in revelation accounts at the credit side. Then the difference comes on credit side, यानी क्रेडिट साइड्स पर जो डिफरेंस आता है वो हमारा लॉस कहलाता है, एंड दिस लॉस वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमॉन्ग old partners in their old ratio. ओके, सो ये था हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट्स की डेबिट साइड पे लॉस और क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वी नो दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स मीन we can't see, we can't touch, it has not physical existence, but it has monetary value. It's called goodwill here. So that goodwill is intangible asset. Because of goodwill we can't see, we can't touch, but it has monetary value. Okay, when a firm earned more profit than the normal profit which is earned by its competitors, goodwill arise due to the super profit अर्नेड बाय द फर्म। इट मीन्स कि जो हमारे कॉम्पिटिटर से जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट हमारा बिजनेस करता है, तो उसे गुडविल कहते हैं। ओके, गुडविल अराइज इन द फर्म बिकॉज ऑफ द एफर्ट मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन पास्ट। तो ये गुडविल कैसे हमारी जो बिजनेस है उसमें अराइज हुई, तो वो ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट के कारण वो इंक्रीज हुई है। ओके, वो क्रिएट हुई है या वो कमांड्स हुई है या वो एग्जिस्टेंस हुई है। ओके, सो ओल्ड गुडविल विच इज अपीयरेंस इन द बुक्स, यानी कि हमारा जो ओल्ड बैलेंस शीट है बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स के पहले जो हमारी ओल्ड गुडविल है वो बैलेंस शीट्स में है, तो वो गुडविल हम रिटर्न ऑफ कर देते अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। सो उसकी जनरल एंट्री हम राइट करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो गुडविल ओल्ड पार्टनरशिप में है वही हम रिटर्न ऑफ करते हैं, और वो रिटर्न ऑफ कहाँ पे करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। ओके, नाउ लेट्स सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि जो न्यू पार्टनर्स आता है वो जो गुडविल लाता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओके, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो हम देखेंगे। यानी कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस सम ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। यानी कि जब भी कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर उनके प्रॉफिट का जो शेयर है उसमें से वो सेक्रीफाई करके न्यू पार्टनर्स को देता है। ओके, सो टू कॉम्पेंसेट द प्रॉफिट शेयर एक्योर्ड बाय द न्यू पार्टनर्स, ही इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म। यानी कि उसके बदले में
जो प्रॉफिट में शेयर मिलता है उसके बदले में जो न्यू पार्टनर है उसको कुछ देना होता है गुडविल के फॉर्म में, ओके, फॉर्म को। सो विच इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल, and the premium for goodwill is distributed among the old partners in the sacrifice ratio। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर के बीच में उनका जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स को कहते हैं कि फिर हम तुम्हें एडमिट तो कर दे पर हमारा ये बिजनेस बना बनाया है, तुम जब एडमिट हो तब क्या होता है कि तुमने यदि यदि तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया होता, इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस एट जीरो लेवल, तुमने ये बिजनेस जीरो लेवल से स्टार्ट किया होता, विल यू गेट एबल टू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम द वेरी द फर्स्ट डे। यानी तुम फर्स्ट डे से प्रॉफिट कमाते नहीं कमाते ना, तो इस बिजनेस तो तुम्हें पहले ही दिन से प्रॉफिट देगा, तो उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। तो वो कुछ में क्या देता है, असेट्स देता है, कैपिटल देता है और लायबिलिटीज पे करता भी है, और कुछ देता है जो प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स है उसने जितना जितना सेक्रीफाई किया है उतने रेशियो में उनको ये मिल जाता है, ओके। सो व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ न्यू गुडविल इन कैश, यानी कि जो न्यू पार्टनर्स है वो अपनी गुडविल कैश में लाता है, तो क्या जनरल एंट्री होती है। सो इट्स जनरल एंट्री इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ओके। तो उसमें हम ये जनरल एंट्री करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट होता है और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है, ओके। बट व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ न्यू गुडविल इन द अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा कुछ लाता है, कैश नहीं पर कैश के बदले में कुछ गुडविल के रूप में लाता है, तो उसकी जनरल एंट्री जो लाता है उसके अगेंस्ट में डेबिट होगा, ओके। यानी कि रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो कैश के बदले में चाहे मान लो कि वो फर्नीचर लाया, चाहे मान लो कि वो मशीनरी लाया, तो वो सभी हम डेबिट करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे मैंने जो पहली जनरल एंट्री राइट की हुई है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री हम नॉर्मली कब लिखते हैं, तो ये जनरल एंट्री हम तब लिखते हैं जब, यानी कि इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज लेस देन द old profit share, that time the premium for goodwill is distributed among the all partners in their sacrifice ratio, that time this general entry we recorded या we write down, okay। यानी कि सारे पार्टनर्स को सेक्रीफाई करना पड़ा है तभी ये जनरल एंट्री राइट करते हैं। बट इफ न्यू शेयर ऑफ एन ओल्ड पार्टनर इज मोर देन द ओल्ड प्रॉफिट शेयर, यानी कि उनको कोई ऐसा पार्टनर है ओल्ड पार्टनर जिसका न्यू शेयरिंग रेशियो ओल्ड शेयरिंग रेशियो से ज्यादा है, दैट टाइम ही गेन सम प्रॉफिट शेयर, यानी कि उसे कुछ ज्यादा गेन, यानी कि उसे कुछ ज्यादा बेनिफिट हुआ है न्यू पार्टनर के एडमिशन से, ओके। तो ऑन द अदर हैंड, यानी कि उसकी दूसरी तरफ क्या होता है कि अदर द ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स एज वेल एज ओल्ड पार्टनर, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है जिसने सेक्रीफाई किया उसने न्यू पार्टनर्स के अगेंस्ट तो सेक्रीफाई किया ही है न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के कारण, बट यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को गेनिंग के कारण भी उसने
सेक्रीफाई किया है। देयरफॉर यानी कि दैट्स व्हाई द ओल्ड पार्टनर हु गेन will have to give goodwill by his share of gain, which is calculated by taking new partner's share in goodwill as base। यानी कि जो न्यू पार्टनर्स की गुडविल है उसके बेसिस पे जो गेनिंग पार्टनर्स है, गेनिंग ओल्ड पार्टनर्स है, उसे सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर को गुडविल देनी चाहिए। यानी कि द सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिट इज क्रेडिट करेंगे हम, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी अकाउंट राइट करते हैं, तो द सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कौन होगा? जो गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा। सो इट्स जनरल एंट्री लाइक दिस: प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू old partners capital or current account। Okay, now number 4, when new partners cannot bring his share of new goodwill in cash, it means कि जो न्यू पार्टनर है वो अपनी गुडविल कैश में भी नहीं लाता और किसी और रूप में भी नहीं लाता है, तब कौन सी जनरल एंट्री होती है? तो हमारे जो न्यू फॉर्म की न्यू गुडविल है उसमें जो न्यू पार्टनर्स का जितना भी शेयर है, पोर्शन है, वो पोर्शन हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ओके, यानी कि उसकी जनरल एंट्री होती है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इन सेक्रीफाई रेशियो के प्रोपोर्शन में हम उसकी न्यू गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 5, व्हेन न्यू पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ न्यू गुडविल इन कैश एंड एनी ओल्ड पार्टनर्स मेक गेन। इट मीन्स कि यहाँ पे जो न्यू पार्टनर्स है वो तो कैपिटल कैश में नहीं लाता, बट जो ओल्ड पार्टनर्स है उसे भी गेन है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वो उससे भी ज्यादा उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स हैव न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इज मोर देन द ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। ओके, तो हियर क्या करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर को उसका जो गेनिंग पोर्शन है उतनी जो कैपिटल है, सॉरी, वो गुडविल है वो उसको देनी पड़ेगी जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उनको। ओके, so that time we write down this general entry: new partners capital account debit, जो पार्टनर्स न्यू है इसका जिसका एडमिशन हुआ है वो पार्टनर्स अपने हिस्से की जो गुडविल है वो नहीं लाया, ये वो पोर्शन हम राइट करेंगे। ओके, यानी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहाँ पे हम डेबिट करेंगे जितनी की न्यू पार्टनर्स की हिस्से की गुडविल है उतनी। देन ओल्ड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जितना उसको गेन हुआ है उतनी उतना शेयर गुडविल का यहाँ पे हम राइट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर होंगे। ओके, एंड किस प्रोपोर्शन में? तो इस सेक्रीफाइस रेशियो के प्रोपोर्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो इट्स जनरल एंट्री इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, now next treatment is when only a part of the premium for goodwill is brought by a new partner in cash। यानी कि न्यू पार्टनर्स के हिस्से की जो गुडविल है वो पूरे की पूरी कैश नहीं ला सकता उस गुडविल की, तो वो कहता है कि भैया अब मेरे पास इतनी ही कैश है तो मैं अपने हिस्से की जो गुडविल है उसमें से मैं इतना ही दे सकता हूँ। तो ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि ओके भाई, डजंट मैटर, देयर इज, हम तो तुम्हारे कैपिटल में से ये बाकी की गुडविल ले लेंगे। ओके, सो जितनी भी गुडविल वो कैश में लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। ओके, देन न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा बिकॉज ऑफ जितनी गुडविल वो कैश में नहीं लाया उतनी ही अमाउंट से ये
डेबिट होगा। देन टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। किस प्रोपोर्शन में? तो सेक्रीफाई के रेशियो के प्रोपोर्शन में ये क्रेडिट होगा। यानी कि उस टाइम ये जनरल एंट्री होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी कि न्यू पार्टनर्स गुडविल पूरे की पूरी नहीं ला सकता तो उसकी कैपिटल जितनी नहीं ला सकता उतनी अमाउंट से रिड्यूस होगी, ओके, डिक्रीज होगी उसकी कैपिटल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट भी पूरी हुई। उसके जो सिचुएशन आते हैं कि कैसे हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, तो ये भी यहाँ पे पूरा हुआ। आपको ये याद रखना है। अभी आपको इसमें समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप जब बिग सम करोगे तब ये सारा वहाँ पे याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी जो 6 ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ये जो 6 ट्रीटमेंट है वो आप याद रखो, उसे बार बार पढ़ो और याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमें हमारे नेक्स्ट जो बड़े सम आते हैं, इसमें से 8 मार्क्स का एक सम आता है एग्जाम में, तो उसमें ये काम लगेगा। उसमें ये उसका एक कॉलम तो होगा ही होगा, यानी कि एक एडजस्टमेंट इसके रिलेटेड तो होगा ही, गुडविल के रिलेटेड। ओके, सो कीप इन योर माइंड दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।